हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सर्वसा क्लासेस। आई एम चीनू ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं नेट पेपर 18 जून 2024। ये पेपर का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जानते हैं एग्जाम तो कैंसिल हो गया, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस विच विल बी ऑन अगस्त मंथ। ठीक है, डेट आपको एक्यूरेट बता दिया जाएगा बिकॉज शेड्यूल उसी तरह से हो रहा है। नेट जैसे पहले भी पेपर लेता था, अगस्त से स्टार्ट होकर सितंबर तक ये पेपर चलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, इससे पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, let's start with the question number 24 with saying which of the following are the subdivisions of implicit memory। ठीक है, implicit और explicit दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ओके, yes, so A priming, B episodic memory, C classical conditioning effects, D semantic memory, E procedural memory। निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित स्मृति यानी अचेतन स्मृति के उपभाग है। चेतन अचेतन का मतलब क्या होता है? चेतन मतलब होता है एक्टिव और अचेतन का मतलब होता है अनएक्टिव। अनएक्टिव, ठीक है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से अचेतन अंतर्निहित स्मृति के उपभाग हैं। प्राइमिंग, उपख्यानात्मक, शास्त्रीय अनुबंध प्रभाव, अर्थगत स्मृति, यह कार्य विधिक स्मृति। आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाना चाह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये समझो कि अगर मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करती हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्लीज हैंड राइटिंग पे मत जाना, नॉलेज पर जाना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो एक है आपका एक्सप्लिसिट, ठीक है, जिसे हिंदी में चेतन मेमोरी, चेतन कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी। और दूसरा है आपका इम्प्लिसिट, अचेतन। ओके, एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपका कौन कौन सा मेमोरी आएगा ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट आ सकता है, कंफर्म मुझे लग रहा है इस बार। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपका एक तो आता है सिमेंटिक, सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है, और दूसरा आता है एपिसोडिक। और इम्प्लिसिट में आपका जो बाकी के जितने आपके पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं वो तो क्लियर ही था। ठीक है, अब आप वापस क्वेश्चन पे अगर आते हो, यहाँ पर दिया है एपिसोडिक और सिमेंटिक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों किस में है, ये आपका एक्सप्लिसिट में है। डी और डी को छोड़ दो, डी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, तो ए सी ई। ठीक है, क्लियर। टाइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और उसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी। अब आपको ये बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए। ठीक है, एमटी के नीचे कौन कौन से होंगे? पी, सी, पी, और एक्स के नीचे कौन कौन? ई, एक्स। एक्सप्लिसिट के नीचे हो गया ई एस, एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, कॉन्सेप्ट और सोर्स। कॉन्सेप्ट है फ्री कॉमर्स और कम्युनिकेशन। ये सोर्स किसके द्वारा आया है? कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज एज अ कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संकल्पना और उसका स्रोत, मुक्त वाणिज्य और संचार, अर्थशास्त्र में संचार, संचार वाहिका के रूप में भाषा, संचार की लाइनें। इससे क्या मैच होता है जल्द से देख लेते हैं। हम मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, लेकर चलते कि नहीं आता है। एक आपको हमेशा याद रखना है कि भाषा को कम्युनिकेशन के रूप में जिसने इंपॉर्टेंस दी थी, कि संचार वाहिका के रूप में भाषा, ये सोर्स जिसने दिया था वो आपको याद रखना है क्योंकि ये रिपीट होती रहती है। जॉन लॉकी जो है, जॉन लॉकी ने दिया है, या जॉन लॉक जिसे कह सकते हैं। ठीक है,
तो सी का 3, सी का 3, सी का सॉरी 2, सी का 2, सी का 2 एक ही में, तो ये आंसर हो जाएगा। फ्री कॉमर्स और कम्युनिकेशंस दिया है एडम स्मिथ ने। आपको कार्ल मार्क्स भी याद रहेगा क्योंकि कार्ल मार्क्स भी कई बार रिपीट आया हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। और कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स आपका अल्फ्रेड मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके नेट के हैं वो आपके ना एप्टीट्यूड से ही सॉल्व हो जाते हैं, यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बस उसी में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, इजीली इसको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स। ब्रीडर्स यानी प्रजनक रिएक्टर जो है उनके बारे में, ठीक है। दे प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम। There are no breeder reactors in India. There are 2 types of breeders reactors. For breeding operations, the conversion ratio should be more than 1. Breeder reactors produce more nuclear waste than the conventional one. Okay, environment जो है वो बहुत important एक topic है और इससे related questions भी बहुत सारे आते हैं, तो आपको जितना भी current situation से मतलब जो रिलेट कर सकता है वो क्वेश्चन हमें समझने हैं। प्रजनक रिएक्टर के बारे में कौन सा सही है? वे उपभोग की तुलना में अधिक विदलीय सामग्री उत्पन्न करते हैं। भारत में कोई प्रजनक रिएक्टर नहीं है। प्रजनक रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं, द्रुत व मंद। प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए। पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनन रिएक्टर अधिक नाभिकीय और अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चंस में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और अगर पहले इसको रीड करोगे तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। जैसे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जब आए ना तो सबसे पहले उसको पकड़ लो, क्या कह रहा है ये? देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसका नाम है कल्पकम, ठीक है। जो जहां कल्पकम में वो है, ठीक है, यहाँ पर है कल्पकम। और कल्पकम कहाँ है जल्दी बताइए? तमिलनाडु में है कल्पकम, ठीक है। तो बी हो जाएगा गलत, बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब दे प्रोड्यूस मोर फिशियल मटेरियल, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आप मुझे बताइए कि सही है या गलत है। वो मटेरियल जो कि किसी फिशन के रिएक्शन से बनते हैं, आपस में टकराने के बाद बनते हैं, जैसे फ्यूजन होता है ना सन में हीलियम और हाइड्रोजन का, ऐसे ही। तो क्या उससे ज्यादा मटेरियल होते हैं, बन सकते हैं जितना वो कंज्यूम होते हैं? तो ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स, फास्ट एंड स्लो, बिल्कुल ये तो है। फॉर ब्रीडर्स ऑपरेशन द कन्वर्जन रेशियो, इससे पहले ई पढ़ लेते हैं। ब्रीडर्स रिएक्टर्स प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन द कन्वेंशन, बिल्कुल सही बात है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बिल्कुल ये आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इंप्रूव मीडिया क्वालिटी फोकस ऑन। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली में से किस पर केंद्रित रहना चाहिए? एवोल्यूशन पर, ऑडियंस कंट्रोल पर, मॉनिटरिंग पर, एजुकेशन पे या फीडबैक पर? यानी मीडिया की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना चाहे तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट पढ़ लो जरा, क्या बोल रहा है कि ऑडियंस को कंट्रोल कर लो, यानी कि आप ऑडियंस को कंट्रोल करोगे तो मीडिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधार हो जाएगा उसमें, तो यही पॉइंट हो जाएगा गलत। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बी है? बी यहाँ पर है गलत, बी यहाँ पे भी है गलत, बी यहाँ पे भी है गलत। लो आंसर आ गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। देखो कितना सही तरीका है पेपर को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इन सबके एयर बता रही हूं, आप नोट कर लो और ये याद रखना आप, ठीक है ना, राइट डाउन, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। IIAS, ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है आपका 1965 में।
ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये हुआ है 1972 में। ICPR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ये हुआ है आपका 1977। देन NCRI नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 2001। और ICSSR हुआ है आपका यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ई, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा डी, देन सी और बी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने डेट मेंशन कर लिया होगा। चैनल पे जुड़े रहिए क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. When you try to predict the value of an outcome variable from one or more variable, you are likely to be using the Pearson product movement correlations, bivariate regressions, multivariate regression, analysis of variance. जब आप एक या एकाधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं पियर्सन गुणन आघूर्ण सहसंबंध, द्विचर प्रतिगमन, बहुचर प्रतिगमन या फिर प्रसरण विश्लेषण। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। आप कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वेरिएबल्स होते हैं एक या एक से ज्यादा, तो आप कैसे उसके आउटकम्स को जो है प्रिडिक्ट करते हैं, कौन से मेथड को यूज करके करते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग एकदम, कुछ ना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी है, आपको मतलब उसको एकदम समझ में भी आना चाहिए। तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, मतलब ऐसा जो आउटकम्स होगा वेरिएबल्स का, वो एक तो हो सकता है बाइवेरिएट रेग्रेशन से और दूसरा हो सकता है मल्टीवेरिएट रेग्रेशन से। ठीक है, यानी आपका बी और सी, ऑप्शन में बी और सी, यस ये रहा। तो ये है आपका राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCTF, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री, ऑनर्स और रिसर्च or engineering of program duration of 4 years, the credit level earned is। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है उसके अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री पश्चात प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर कितना क्रेडिट जो है वो ग्रहण करता है? 5.5, 6, 6.5 और 7। ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री, ऑनर्स और प्रोग्राम ड्यूरेशन और 4 years 4 साल में क्रेडिट लेवल कितना अर्न करता है? तो सिंपल इसका आंसर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशंस, फील्डर, बेसबॉल प्लेयर, बॉल प्लेयर और एथलीट। ठीक है, इसका आंसर दीजिए।